जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अगर अभी कुछ अच्छा नहीं है तो एक दिन आप अपनी मेहनत के दम पर अच्छा करेंगे। उतना पोटेंशियल, उतना खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि हाँ, मैं चीज़ों को ठीक करूंगा। दरअसल में दोस्त, चीज़ों के ठीक हो जाने से भी मतलब नहीं होता है उतना बड़ा। मसला ये होता है कि चीज़ें समय पर ठीक होंगी या नहीं होंगी। तो आपको चीज़ों को सही भी करना है और समय पर सही करना है। बस एक बार कमेंट सेक्शन में आप सबकी मुस्कुराहटें और वो इमोजी देखना चाहूँगा जो आप हमेशा भेजते हैं कि जी हम एकदम अच्छे हैं। तो साथ ही कहते हैं कि किसी कार्य की जब शुरुआत होती है तो उसे अगर मुस्कुरा के बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, बदले में इसके कि आप उसको नेगेटिव एनर्जी के साथ में करें। तो पहले मुस्कुराएंगे, तन के बैठ जाएंगे सीधे, एकदम से कंधे आपके मजबूत होने चाहिए। और आप सबको पता होगी कि साथी स्टैटिक जीके की क्लास दरअसल में हमारी होनी तो 23 तारीख से शुरू थी, लेकिन मेरी नंबर ऑफ क्लासेस बीच में ज़्यादा होने की वजह से तो उसमें टाइम का शेड्यूल नहीं बन पा रहा था। उसके लिए मैंने आपसे सॉरी बोला था कि हम इसको 1 अक्टूबर से शुरू करेंगे। तो वो 1 अक्टूबर का दिन आज आ चुका है और हम आज इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें फोकस कौन से हमारे 2 एग्जाम होंगे ये आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। एसएससी जीडी जो अवसर 2.0 बैच है हमारा, और जो रेलवे एनटीपीसी है जो गतिमान बैच है हमारा। क्योंकि हम उस टाइम पे इसके डेमो नहीं करा पाए, ठीक है। मैंने आपको बताया उस समय मेरी एमटीएस के लिए क्लासेस चल रही थी 6-6, 7-7 घंटे की हर रोज पे उसको तैयार करना, तो ये वहाँ पर डेमो नहीं हो पाए थे। तो मैंने कहा था आपसे कि वो डेमो मैं करा दूंगा आपको यूट्यूब पे ही। हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपसे बोला कि हम उसको कर लेंगे, ठीक है। तो आज, कल और परसों यानी कि 3 दिन डेमो होंगे। उसके बाद क्लास हमारी एप्लीकेशन पर जैसे आपकी चल रही हैं वैसे चलेंगी। अच्छा, मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें गाइड कर दूं बाद में, नहीं तो बच्चों को फिर दिक्कत होती है, वो बार बार क्वेश्चंस पूछते रहते हैं उसको लेकर। पहले तो साथी आप अपने सिलेबस का एक स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको पढ़ना क्या है। किसके लिए बात कर रहे हैं हम? एनटीपीसी के लिए, ठीक है। एनटीपीसी के लिए और आपका एसएससी जीडी के लिए। अब कोई भी एग्जाम हो, दरअसल में आपकी उतनी समझ होनी चाहिए, आपकी समझ उतनी होनी चाहिए कि एनटीपीसी का जो जीएस का लेवल है वो एसएससी के जैसा ही है। और एसएससी जीडी के लेवल या एसएससी के बाकी किसी एग्जाम की हम बात करें तो लेवल एक जैसा ही है। कठिन क्वेश्चन एसएससी अपने हर एग्जाम में, बड़े एग्जाम में आसान प्रश्न, जैसे सीजीएल में आसान प्रश्न भी पूछता है तो कठिन भी पूछता है, एसएससी जीडी में भी आसान पूछता है तो कठिन भी पूछता है। मतलब वो वेरिएशन देखने को आपको हर एग्जाम में मिलता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? सिलेबस समझ में आया कि कैसे पढ़ेंगे हम उसको? यानी कि हमारी क्लासेस ऐसे शुरू होंगी। आज हम क्लासिकल डांस को पढ़ेंगे, कल हम क्लासिकल डांस के जो आर्टिस्ट हैं, डांसर्स हैं, जिन्होंने उस फील्ड में उसके लिए कुछ भी किया है, या कौन है जिनको पद्मश्री अवार्ड मिले, पद्म भूषण मिले, पद्म विभूषण मिले, किस किस ईयर में मिले, ठीक है। फिर हम आपका यूनेस्को साइट जो हमारी 43 हो चुकी हैं उनके बारे में, फिर ऐसे ही रामसर साइट, फिर फेस्टिवल्स, फिर फोक डांस, फिर इंस्ट्रूमेंट्स एंड म्यूजिकल पेंटिंग्स, फिर बुक्स एंड ऑथर्स, आपका रिसेंट तक की बुक्स इसमें पढ़ेंगे हम, जो बुक्स 2024 में भी बड़ी चर्चित रही हैं, बहुत पॉपुलर बुक्स रही हैं, वहाँ तक इसको पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स हम सारा पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्लीट स्पोर्ट्स पढ़ेंगे, हर गेम के बारे में, क्या उसके, अगर हम बात करें कि भाई स्पोर्ट्स से लेकर के जैसे उसके फील्ड्स होते हैं, उनके फील्ड्स में जो उनके आपके लॉज होते हैं, नियम होते हैं किसी खेल के, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे बहुत विस्तार से। टेम्पल्स पढ़ेंगे हम इसमें, घराने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जो घराने हैं हमारे, आपका अगर बात करें प्राचीन कलाओं को आपका जीवित रखने के लिए, ठीक है, जो एंशिएंट आपके डांस हैं या फिर आपका इंस्ट्रूमेंट्स उनको बचाने के लिए जिसने काम किया। फिर आपका नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया यानी भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। फिर डेज और ऑब्जर्वेशंस और उनकी जो थीम है कुछ की इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क पढ़ेंगे, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अवार्ड्स पढ़ेंगे। विविध में हमारी बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे ट्रांसपोर्ट है आपका, जैसे आप देखोगे एनटीपीसी के एग्जाम में आपका साइंटिफिक जो फुल फॉर्म्स हैं वो बहुत ज़रूरी होंगी, उनको हम इसमें कवर करेंगे आपका। और भी मतलब जो भी ऐसा टॉपिक होगा जो आपका बाकी विषयों से बच जाएगा कि वो कवर नहीं हुआ है वहाँ पर, तो उसको हम यहाँ पर करेंगे। जैसे भारत के आपके प्रथम जो प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जैसे मैंने आपको बताया है, पूछ लेता है रिएक्टर अप्सरा में कौन सा फ्यूल था जो यूज़ हुआ, ठीक है, रोहिणी में क्या यूज़ हुआ था, उस तरह के सारे हम इसमें डिफेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। एक बार थम्स अप करके बताएं सिलेबस क्लियर है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। अगर वो क्लियर है तो फिर उससे आगे की चीज़ें मैं आपको बताऊँ, ठीक है। कोई भी जो टॉपिक होगा उसको मिसलेनियस में यानी विविध में हम ऐड कर लेंगे,
ओके, इतनी बात में कोई दिक्कत कोई परेशानी। बाकी अतिरिक्त चीजों के लिए मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि उनके लिए प्लीज ना आप कोई बातें करना कि जी मैं ये कैसे करूं, कौन सी किताब लूं, उसके लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात एनटीपीसी के लिए मैं आपको बता दूं और साथ ही एसएससी जीडी के लिए मैं आपको बता दूं कि भैया नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं आपको पता है, लिखो अपने अपने। एनटीपीसी जो सीबीटी 1 होगा, साथ ही आपका सीबीटी 1 में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 1 में, उसमें आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 40 होंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन होंगे। इसकी मैं आपको स्ट्रेटजी वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं कि कैसे जीएस के लिए आपको कवर करना है। एसएससी जीडी जिसके लिए साथ ही आपका 20 क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें स्टैटिक जीके का क्या रेशियो रहने वाला है दोनों में। स्टैटिक जीके के लिए मैंने बताया आपको, एनटीपीसी के लिए मैं वीडियो बना चुका था सेपरेट एक, कि भैया 10 से 11 क्वेश्चन जो आउट ऑफ 40 रहेंगे आपका वो स्टैटिक जीके से रहेंगे। अगर मैं 20 में से बात करता हूं तो यहां 6 से 8 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो वो पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को हमेशा ये गाइड करता हूं, प्रीवियस ईयर इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं देता है कि आने वाला जो एग्जाम होगा वो सेम उसी पैटर्न पर होगा। ऐसी भूल आप ना करें। इसीलिए आपको जरूरी है कि आप हर विषय को, हर सब्जेक्ट को जो सिलेबस दिया हुआ है साइट पे उसके अनुसार उसको तैयार करें, ठीक है। कि मेरे टॉपिक्स तैयार हैं या नहीं है, ये आपका धर्म बनता है, एक स्टूडेंट धर्म है। तो इतनी बात क्लियर हो गई कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब दूसरी बात आती है नोट्स की, कि जी नोट्स कैसे बनाएं। जब आप मेरे साथ जुड़े रहे तो मैं हमेशा कहता हूं कि छोटे छोटे में लिखो, शॉर्ट नोट्स। पूरा सेंटेंस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाओ जिन्हें सिर्फ आप समझ पाओ, ठीक है। पीडीएफ आपको साथ ही एप्लीकेशन में ही मिलेंगी। रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में जहां आपकी क्लास होगी उसके नीचे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चूंकि ये शुरुआत की 3 डेमो क्लास हैं तो इनकी पीडीएफ मुश्किल होगी, इनकी पीडीएफ के लिए आपको 3 दिन वेट करना होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको इसके लिए मैं क्या एडवांसमेंट करूंगा आपके लिए, कि जैसे आपकी मैं कोई क्लास लेने वाला हूं आने वाले कल में, अभी 3 दिन नहीं, जैसे ही आपकी 4th क्लास होगी तो आने वाले कल में जो हमारी क्लास होगी उसकी पीडीएफ आपको पहले ही मिल जाएगी। मैं उसकी पीडीएफ को तैयार करके आप लोगों के लिए पहले ही भेज दूंगा ताकि आपको पता रहे अगले 1, 2, 3 दिन हम इस आपका मटेरियल पर पढ़ने वाले हैं, ताकि जिन बच्चों को नोट्स बनाने में दिक्कत होती है वो पहले से नोट्स बना ले अपने आराम से अगर चाहें तो, और बैठ जाए कि मुझे ये पढ़ना है, और मैं फिर वहां पर उनको कुछ भी समझाता रहूं तो वो अपने उस नोट्स में उसको ऐड कर सकते हैं। इससे कोई जल्दबाजी नहीं होगी, आप अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। क्लास में आपका इंटरेक्शन नहीं टूटेगा कि भाई मुझे तो अभी सर इधर देख के कुछ लिख रहे हैं, आप उधर कुछ लिख रहे हो, तो वो इंटरेक्शन नहीं बन पाता, कई बार तो चीजें समझने में मुश्किल होती है। तो समझ गए, मैं आपको ये बहुत अच्छा रहेगा। थम्स अप करके बताएं अगर आपको 1-2 क्लासेस जो बाद में होने वाली उनकी पीडीएफ पहले ही मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा अगर आपको मिल ही जाएगा पहले तो वो आपके लिए, आप अपने हिसाब से पीडीएफ को देख के, मतलब किसी भी जिस हम टॉपिक आपको बताया, जैसे हम टॉपिक को किसी को भी शुरू करेंगे, जैसे ये टॉपिक होगा हमारा, ये 3 दिन तो डेमो क्लास होंगी यूट्यूब पर, जैसे रामसर साइट होना है तो आपको पहले ही मिल जाएगी पीडीएफ कि हम रामसर साइट पढ़ेंगे, तो आप अपने नोट्स अपने तरीके से पढ़ा लें, अपने तरीके से उनको बना सकते हैं। फेस्टिवल सारा कंप्लीट मिल जाएगा, फिर उसमें जो चीजें एड ऑन मुझे करनी होंगी तो वो आप थोड़ी थोड़ी, मतलब पूरे पेज को मत भरना एक तो नोट्स बनाते टाइम, मतलब 5-6 लाइन हमेशा छोड़ा करो पेज में, ओके। कभी पूरा पेज भर देते हो आपको और फिर बार बार नए नोट्स बनाने पड़ते हैं आपको। अब आते हैं ओल्ड स्टूडेंट्स जो मुझसे पहले स्टैटिक जीके पढ़ चुके हैं। आपको, क्योंकि स्टैटिक जीके वो जीके जो बदलती नहीं है, ठीक है, जिसमें चीजें फिक्स रहेंगी। तो आपने क्लासिकल डांस जो हम आज पढ़ने वाले हैं, अगर इसको पहले से पढ़ रखा है तो आप वही नोट्स अपने खोल के बैठ जाएं, या आपके पास किसी बच्चे के पास मेरी बुक है स्टैटिक जीके की, तो उस बुक को लेके आप एक बार बैठ जाओ, उसी में चीजें ऐड ऑन कर लेना। बार बार नए सिरे से नोट्स बनाने की ये बिल्कुल जरूरत नहीं होती, ऐसे आपका टाइम बहुत खर्च होता है, ठीक है, कि आप हमेशा एक नए नोट्स बनाएं। तो ऐसे तो आप मतलब नोट्स का एक भंडार लगा रहे हैं, सिर्फ एक कलेक्शन कर रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। जो आपका पुराना पढ़ा हुआ है उसी में चीजें ऐड ऑन कर लेना शॉर्ट में, ठीक है। अब आई बात साथी हमारा किसके बारे में, अब बात कर लेते हैं हम इसके बाद में क्लासिकल डांस के बारे में। मैंने टॉपिक बता दिया, नोट्स आपको किस तरह से बनाने हैं, क्लियर है। अब आते हैं जीएस को याद कैसे रखें, ये बड़ी बात है। अब देखो दरअसल में इसका कारण क्या है, जीएस को याद कैसे करें भैया, भूल जाते हैं। तो दरअसल में दोस्त किसी ने ये कहा था आपसे कि आप जब स्कूल जाते हैं
और स्कूल आप बड़े फोकस के साथ जाते हैं या ऐसे ही टहलते टहलते पहुंच जाते हैं? जब कभी आप बच्चे होंगे, स्कूल गए होंगे, या अपने गांव की गलियों में आप ध्यान के साथ में ऐसे ही घूम लोगे? आपको भी ऐसे ही घूम लेंगे। क्यों? क्योंकि आप उससे परिचित हो चुके हैं, आपने उस रास्ते को कई बार तय किया है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ फंडा है। कोई मेडिकल स्टोर पे दवाई नहीं मिलेगी जीएस को याद रखने की, आप जाओगे तब भी नहीं मिलेगी। तो फंडा क्या है? फंडा ये है साथी कि आप चीजों को कितनी बार रिवाइज करते हैं, आप कितनी बार फैमिलियर हो जाते हैं उससे। आप अपने मामा जी को एकदम देख के पहचान सकते हैं क्योंकि आप उनको कई बार देख चुके हैं। अननोन पर्सन को आप क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि आपने उसको पहले फेस नहीं किया है, इसलिए वो आपको अननोन लगता है। तो जीएस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन एकमात्र तरीका होता है। और रिवीजन के साथ में मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि भैया रिवीजन अगर आपका अच्छा है, जितना टाइम आप मैथ्स को देते हैं, रीजनिंग को देते हैं, कि स्टूडेंट क्या करता है, मैथ रीजनिंग को ज्यादा टाइम दे देता है तो वो अच्छे हो जाते हैं उसके। जीएस को वो कम टाइम देता है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें जीएस का रेशियो क्या है, आप कितने घंटे पढ़ते हैं, उसको उसी हिसाब से बांट लो कि भैया इसका इतना रेशियो है तो उतने घंटे आपको अपनी पढ़ाई में से उस सब्जेक्ट को देने होंगे। अच्छा करने का ये तरीका है। तो आवर्स क्लियर हो गए, किस तरह से जीएस को पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, तो उसी रेशियो में, जिस रेशियो में आपके एग्जाम में वो आना है। ठीक है। अब बात आती है तीसरा तरीका, मैं आपको हमेशा बताता हूं, स्कैन टेक्निक। स्कैन टेक्निक क्या है भैया? ये पुराने स्टूडेंट शायद जानते होंगे, बहुत हजारों छात्रों को इससे फायदा हुआ है। दरअसल में आप जो कुछ भी पढ़ें, आपने पढ़ा, बड़े ध्यान से पढ़ा, ठीक है, एकदम से एकाग्र होकर पढ़ा, कंसिस्टेंसी से आपने पढ़ा, उसके बाद में आंखें बंद करिए और मेमोराइज कीजिए जो आपने पढ़ा था। अच्छा, मैंने कौन कौन सी चीजें अभी पढ़ी थी, अभी मैं आपको प्रयोग करके इसका दिखाऊंगा कौन कौन सी चीजें मैंने अभी पढ़ी थी। जब आप उनकी एक पिक्चर क्रिएट करोगे, जब आप स्कैन करोगे आंखें बंद करके, तो जो आपको उस टाइम पे याद आ जाएगा, आप देखेंगे आप उसमें से 90% चीजें हमेशा याद रखोगे, भूलोगे नहीं। ये एक सफल प्रयोग है, इसको आप करेंगे तो आप खुद कहेंगे जी भैया बहुत फायदा हुआ। जब आप इसको कर लें 2 4 5 चैप्टर्स के बाद में रिवीजन करके इसका इस्तेमाल करने, तो आप मुझे बताना भैया आपको उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, बताना जरूर, है ना। तो सारी चीजें क्लियर हैं, और कोई आपका क्वेश्चन तो नहीं? अभी शुरू कर सकते हैं, लिख दो एक बार, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट, हम इसको शुरू कर रहे हैं। जी भैया, भैया मैंने नायक सीरीज की हुई थी। भाई साहब, जो आपने किया हुआ है वो सबसे अच्छा है। उसके बाद में आप अपनी तैयारी को और कितना एडवांस कर सकते हैं, इसके लिए लगातार प्रयास कीजिए, लगातार प्रयास कीजिए। एक एथलीट जब दौड़ता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं पिछले 4 साल में दौड़ चुका हूं, मैं तो दौड़ को जानता हूं। बात जानने की नहीं है, आपको हर रोज प्रैक्टिस करनी होगी, हर रोज सीखना होगा। ठीक है, तभी कहीं मेडल्स मिलते हैं, और वो गवर्नमेंट जॉब में आपको जो सक्सेस मिलेगी वो उसी मेडल की तरह है। तो उस तक, जब तक वो मेडल नहीं मिल जाता, तब तक आपको मेहनत करनी होगी, भागना होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके भैया, तो आज हम क्या शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, क्लासिकल डांस। बहुत फोकस के साथ में पढ़ना है। अब कमेंट से दूर हो जाएंगे। खराब बच्चे बातों को कभी मानते नहीं है, लेकिन अच्छे बच्चे सलाह बहुत मानते हैं। अच्छे बच्चों से मैं ये कहता हूं कि फोन आपसे दूरी पर होना चाहिए, जहां पर आपकी उंगलियां ना पहुंच रही हो उस फोन तक। ठीक है, और अपने कान में आप जो भी पढ़ते हो या ऐसे घर में रखे हुए तो ऐसे ही फोन रख सकते हैं। तो उस फोन को जब आप रख रहे हैं तो बड़े ध्यान से कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। अच्छे स्टूडेंट का यही धर्म है। बाकी आप अगर खिटपिट में लगे रहोगे तो इसका मतलब आप ध्यान कमेंट सेक्शन की तरफ देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे नहीं मानते हैं, क्योंकि अभी कुछ बच्चे बाद में जुड़ेंगे। मैं इस बात को अभी कह रहा हूं, तो आप सुनते हैं या नहीं सुनते हैं तो उसका चुनाव आप करें। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं भैया, हमें तो कमेंट से ही प्रैक्टिस होती है, उसी की हमारी आदत बनी हुई है। तो छोड़ोगे धीरे धीरे, शुरू करें। देखना जरा ध्यान से, शास्त्रीय नृत्य विधाएं। नृत्य विधा का मतलब क्या होता है? क्लासिकल डांस। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि भैया जरा क्लासिकल डांस क्या होता है, तो आपके अंदर क्या इमेज बनती है? एक तो वो डांस है जो आप डीजे पे करते हैं, नागिन डांस। एक वो डांस है जो आपको आता नहीं फिर भी कर लेते हो, तो वो कोई डांस क्लासिकल थोड़ी है। क्लासिकल डांस वो है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में, यानी जो बहुत पुराने समय से होते आए हैं, जिनके स्टेप्स फिक्स हैं कि इस समय पर यही होना है, शुरुआत इसी स्टेप से होनी है और अंत इसी स्टेप पर होना है। ऐसा नहीं कि नाचते नाचते आप नाली में गिर पड़े, तो वो कोई डांस थोड़ी है ना, वो कोई स्टेप है। तो स्टेप क्या है? फिक्स है कि इसी तरह से होगा। मान के चलो, अगर उंगलियों से ओम बनाना है तो डांस में जिस टाइम पर उंगलियों से ओम बनना है वो उंगलियों से ओम बनना ही चाहिए। कटका आपका, उसको बोलते कटका हस्त मुद्रा बननी चाहिए ओम जिसको हम कहते हैं, तो वो फिक्स टाइम पे बनेगी।
क्लियर है? तो क्या बोलेंगे, जो प्राचीन ग्रंथों में थे वो क्लासिकल डांस थे। अच्छा, शास्त्रीय जो नृत्य हैं, जो क्लासिकल डांस है, उनके बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। न जाने कितनी बार पूछा जाता है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो क्या कहेंगे, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है भैया, भरत मुनि है। कौन है, भरत मुनि। और ये इतनी पॉपुलर किताब हुई कि इसको पांचवा वेद कहा जाने लगा। पांचवा वेद, आप जानते हैं नंबर ऑफ वेदास कितना है? अगर मैं आपसे पूछूं वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे? आप कहेंगे भैया वेदों की जो कुल संख्या है वो 4 है, जिसमें सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेद है, और सबसे नया कौन सा है, वो अथर्ववेद है। ऐसे ही 5। अब ये मत लिख देना एग्जाम में कि वेदों की संख्या 5 है, नहीं, पांचवा वेद किसे माना जाता है, अगर ये पूछे तब ही लिखना है नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि ने लिखा। किसके बारे में बताता है, तो आप कहेंगे भैया ये हमको बताता है आपका किसके बारे में, क्लासिकल डांस के बारे में। क्वेश्चन पूछा जाए क्लासिकल डांस का टोटल नंबर कितना है, बोलो फटाफट से 8। भैया कई जगह 9 लिखा होता है, तो उसके लिए ये पढ़िए। जो हमारा साथी कल्चरल मिनिस्ट्री है वो कहता है कि 9 है, और उसके अनुसार 9वां छऊ माना गया है। लेकिन जो संगीत नाटक अकादमी है जो 1953 में बनी, तो इसका इंपॉर्टेंट है, और संगीत नाटक अकादमी जो अनाउंस कर देती है वही माना जाता है। तो संगीत किसके अनुसार 8 है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 है। भैया एग्जाम में क्या लिख के आएंगे, एग्जाम में आपको लिख के आना 8। कितना, 8। तो ये जो संस्कृति मंत्रालय है, जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, ये कहती है 9, तो नवा किसको मानती है, छऊ। तो भैया क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कल्चरल मिनिस्ट्री हाउ मैनी क्लासिकल डांसेस, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार क्लासिकल डांस का संख्या कितनी है, तब आप आंसर लिख के आएंगे 9। तो यानी जब तक इस वर्ड को ना दे दे तब तक आपको 9 नहीं लिखना है। डीएसएसबी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, पीआरटी के एग्जाम में, डीएसएसबी में, ध्यान रहेगा। ठीक है, बड़ी छोटी छोटी चीजें होंगी, ध्यान रखने या भूलने जैसी कोई बात नहीं होगी। संगीत नाटक अकादमी का हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली में है। संगीत नाटक अकादमी कब बनी, 1953 में। तो शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, वो 8 कौन कौन से हैं उनको भैया देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, जो नवा शास्त्रीय नृत्य था उसको मैंने क्या कहा, छऊ को नवा भी माना जाता है, 9th भी, और साथ ही याद रख लेना इसको सेमी क्लासिकल डांस भी कहा जाता है। आधा शास्त्रीय मानते हैं भाई, वो तो मानते ही नहीं 9 है, वो मानते 8, और इसको छऊ को क्या कह देती है संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी कहती है कि ये सेमी क्लासिकल है, इसको क्लासिकल माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें जो स्टेप्स हैं वो टाइमली फिक्स नहीं है, टाइम के अनुसार फिक्स नहीं है। ओके, इसे यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया था। अब यूनेस्को क्या है, यूनेस्को सुना है आपने कभी या नहीं, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो यूनेस्को क्या कहता है, यूनेस्को कहता है कि पूरी दुनिया में जो हमारी संस्कृति की चीजें हैं, जो हमारी कल्चरल थिंग्स हैं, उनको हमको आइडेंटिफाई करना होगा, और वो पूरी दुनिया में करती है। तो जैसे भारत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक तो ये यूनेस्को क्या करता है, यूनेस्को एक तो बोलता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो मुझे बताओ वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं भारत में, जो भारत में साथी आपका जिनको हम बोलते हैं क्या, विश्व धरोहर, विश्व धरोहर स्थल भारत में कितने हैं। अभी ये नोट नहीं करना, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। विश्व धरोहर स्थल क्या बोलेंगे, 43 हैं। अभी आप जानते हैं क्या बोलेंगे, कौन सा है, अभी मोडियम्स बना है आपका, कौन सा बना है, वो 43वीं साइट बना है, असम में है मोडियम्स। तो ये सारे वो हैं, जैसे इसमें आपका, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं बेसिक नॉलेज के लिए। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें ताजमहल भी है, बड़ी छोटी सी बात, 1983 में उसको सेलेक्ट किया गया था। तो ताजमहल को आप बस इतना बताइए छू सकते हैं या नहीं, यानी ताजमहल जो है वो टेंजिबल है या नहीं है, सिर्फ इतना भर बताइए मुझे, आप ताजमहल को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं या नहीं। तो जो चीजें जो आपका सच में मौजूद हैं, जिनकी एक फिगर है, जिनका एक शेप है, जो सॉलिड है, जिसको आप टच कर सकते हैं, वो सब विश्व धरोहर स्थल हो सकते हैं। यूनेस्को उनको आइडेंटिफाई कर सकता है। बात क्लियर।
विश्व धरोहर स्थल कौन हो सकते हैं? जिनको छुआ जा सकता है, टेंजिबल है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है क्या? अमूर्त सूची, यानी कि इंटेंजिबल लिस्ट में कौन आएगा? ऐसे ही यूनेस्को जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट चुनता है। भारत में ICH कितनी है? कोई बच्चा जो पुराने छात्र जानते हो उनसे उम्मीद करता हूं नए बच्चे परेशान ना होना, आप भी जान जाओगे अगर ये जानते हैं तो, क्योंकि इन्होंने भी पढ़ के ही जाना है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की मैं बात करूं, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की मैं बात करता हूं आपसे, यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक, क्या बोलेंगे? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उनकी संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे भैया अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत हैं वो भारत में 15 हैं। कितनी है? 15 हैं, ठीक है। वैदिक जप सबसे पहली थी और अभी आपका क्या बोलेंगे 15 है। 15वीं है जो आपका साथी गरबा डांस है। गुजरात का जो गरबा डांस है उसको 15वीं ICH चुना गया है। देखो बहुत सारे बच्चों ने लिखा 15। अच्छा देखना आप ध्यान से मेरी बात को। तो अमूर्त का मतलब क्या हुआ? अब जैसे छऊ एक डांस है, आप छऊ डांस को टच कर सकते हैं क्या? यस और नो? मैं आपसे बोलूं आप नागिन डांस करने वाले को ही तो टच कर सकते हैं। मैं आपसे बोलूं कोई आपका कथकली को परफॉर्म कर रहा है तो आप कथकली को छू पाएंगे क्या? या आप डांसर को छू पाएंगे? तो आप कहेंगे भैया डांसर को तो छू सकते हैं, तो डांसर तो टेंजिबल है, लेकिन जिसको छुआ नहीं जा सकता वो इनटेंजिबल है, अमूर्त है, उसका कोई मूर्त रूप नहीं है, यानी उसका कोई शेप नहीं है, उसका कोई सॉलिड फॉर्म नहीं है, ठीक है। सिर्फ फीलिंग्स हैं, सिर्फ क्या है? फीलिंग्स है। तो समझ गए अमूर्त सूची क्या होती है। तो यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में छऊ को शामिल किया गया था। अब छऊ कितने प्रकार का होता है? बोलो फटाफट से, छऊ कितने प्रकार का होता है? तो याद रख लेना इसके 3 प्रकार हैं और ये 3 स्टेट्स में होता है। कहां कहां पर? मयूरभंज छऊ उड़ीसा में होता है, सरायकेला छऊ झारखंड में होता है, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में होता है। तो मयूर किसको कहते हैं? मोर को। मोर क्या होता है? उड़ जाता है, उड़ जाता है, मोर उड़ जाता है, ठीक है। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में, पूरी स्टैटिक जीके में इसको बोलता हूं बंगला। तो कोई बंगला खरीदने गया तो बंगला खरीदेगा तो आधा बंगला खरीदेगा या पूरा लेगा बंगला? तो पूरा लिया बंगला। पुरुलिया छऊ कहां का है? वो पश्चिम बंगाल का है। तीसरा जो बचेगा सरायकेला, तो आप बोलेंगे वो झारखंड का है। कोई दिक्कत है भैया इसमें? जब ट्रिक्स की बात आएगी, जो ट्रिक से याद करने लायक चीज है उसको ट्रिक से करेंगे, बेवजह की चीजों को ट्रिक से नहीं याद करेंगे। उसके लिए आपको एक अच्छे छात्र की तरह, एक सिविलाइज्ड स्टूडेंट की तरह याद करना होगा। बात क्लियर है यहां तक की? यहां तक की बात क्लियर है, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा समय है, बड़े आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, चीजें बस समझ में आनी चाहिए। ओके, आगे आएंगे। शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित राज्य। अब बात आई जो 8 क्लासिकल डांस है हमारे, कौन सा क्लासिकल डांस कहां पर होता है, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। देखो जरा ध्यान से, सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है? भरतनाट्यम। और मैं कहूं सबसे नया क्लासिकल डांस कौन सा है, तो क्या बोलोगे भैया? जो 8वां है सत्रिया, ये 2000 में जोड़ा गया था। यहां से शुरू करेंगे, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। बोलो भाई क्या बोलोगे? भरतनाट्यम सबसे पुराना है, कहां का है? तमिलनाडु का है। ओडिसी का ओडिशा याद करने में कोई दिक्कत नहीं। मणिपुरी मणिपुर का है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, आपका कथकली केरल, मोहिनी अट्टम केरल और सत्रिया असम का है, ठीक है। देखो याद कैसे करेंगे, पहले कॉमन सी चीज याद रखो। भरतनाट्यम, भरत जानते हैं भगवान श्री राम के भाई थे, तो भरत हम क्या बोलते? भरत मिलन, तो मिलन से याद रख लेना तमिलनाडु, या याद रख लेना भरतनाट्यम, भरत तुम मिलने आना, तुम मिलना, भरत तुम मिलना, तो भरत को मिलन से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया। ओडिसी और मणिपुरी हो जाएंगे जी भैया। कच्ची पूड़ी कौन खा सकता है? आप खा लोगे क्या? आपको दिख जाएगी इसमें तेल तैर रहा है, कच्ची पूड़ी बनती है ना, रोटी बनती है से पूड़ी, तो कच्ची पूड़ी आप खा लेंगे क्या? आप कहेंगे नहीं भैया, अंधे आदमी को दिखेगा नहीं, आंध्र को बोलते हैं हम अंधा, अंधा आदमी उसको खा लेगा। भाई अंधे आदमी को दिखेगा ही नहीं तो वो क्या करेगा? वो खा लेगा, ठीक है। कथक, कौन थकता नहीं है? तो याद रख लेना यूपी में थकते नहीं है, ठीक है, यूपी में थकते नहीं है।
कथकली, देखो 2 वर्ड याद रख लेना पूरी स्टैटिक जीके के लिए। अट्टम और कली जहां पर आएंगे तो पहली प्रायोरिटी किसको रहेगी? हमेशा केरल को। बोलो कौन से 2 रूट वर्ड मैं आपको याद करा रहा हूं? कली, जैसे मैं आपसे फ्यूचर में पूछूंगा मार्गोम कली डांस कहाँ का है, परिचा कली डांस कहाँ का है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोल दूंगा आपका ओट्टम थुलाल आ जाएगा, ओट्टम थुलाल। तो जहां टाटा में आए और कली आए, किसको प्रायोरिटी पे रखेंगे? केरल को। कहां पर प्रायोरिटी पर नहीं रखना है? जैसे मान के चलो तमिलनाडु का भी है मईल अट्टम, तो अट्टम तो वहां भी आएगा। वो चीजें मैं वहां पे बताऊंगा कि आप गलती कैसे ना करेंगे, है ना। धीरे धीरे सीखने का क्रम होता है, एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीख सकते हैं आप। सत्रिया सबसे नया है, आज शाम संसद का सत्र शुरू हुआ है। सत्र कब शुरू हुआ है? आज शाम, आज शाम, ठीक है। आसाम का है आपका क्या? सत्रिया। नवा छऊ मैंने आपको बता दिया 3 जगह होता है। अब जरा ध्यान से देखना इसको। मैं हमेशा आपसे कहता हूं तमिलनाडु भारत के नॉर्थ में है कि साउथ में? बोलो जरा। तमिलनाडु, देखो जो आप स्टूडेंट्स, आपके पास भारत का एक मैप होना चाहिए हमेशा आपकी स्टडी टेबल पर या दीवार पर, ठीक है। अगर आप खरीदने के लायक नहीं है, खरीद नहीं सकते हैं, तो हाथ से बनाइए उसको, ठीक है। लेकिन आपके पास मैप आपके सामने हमेशा होना चाहिए। एटलीस्ट आपको भारत के स्टेट्स पता होने चाहिए कौन सा किस दिशा में है। ये नहीं जानते हो तो इसको जानो, ये प्रॉमिस करो पहले लिख के, भैया हम चाहे हाथ से मैप बनाए, चाहे 5 रुपए वाला लेके आए या 10 रुपए का लेके आए, जो आपके लिए संभव है उस तरह से हम उसको दीवार पे लगा देंगे, अपने सामने लगा देंगे। तो तमिलनाडु कहां पर है साथी? आपका साउथ में है। उड़ीसा कहां पर पड़ता है? भारत में साउथ ईस्ट में है। उड़ीसा कहां पर है? उड़ीसा साउथ ईस्ट में पड़ेगा, कभी भी आप मैप पर देखेंगे तो। मणिपुर कहां पर है? मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं ये। आंध्र प्रदेश कहां पर है? आंध्र प्रदेश दोस्त आपका साउथ में है, ठीक है। क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश कहां पर पड़ता है? भारत में नॉर्थ में है। केरल कहां पर पड़ेगा साथी? आपका साउथ में है। केरल कहां पर पड़ेगा? आपका साउथ में है। और असम की बात करें तो ये आपका उत्तर पूर्व में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में है। इन 8 की ही बात करेंगे सिर्फ। मुझे बताओ आप फटाफट से, ऐसे कितने डांस हैं जो साउथ में होते हैं? 1 सेकंड लगनी चाहिए कि इतने कितने क्लासिकल डांस हैं जो दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं। हाउ मैनी क्लासिकल डांस आर रिलेटेड टू द साउथ इंडिया? फटाफट से आंसर करें। तो भैया बोलेंगे 4 हैं। तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तमिलनाडु का कौन सा हो गया? भरतनाट्यम हो गया, ठीक है, साउथ से। और कौन सा हो गया आपका? कुचिपुड़ी हो गया, कथकली हो गया और मोहिनी अट्टम हो गया। कोई दिक्कत? तो साउथ से कितने हैं? तो आप कहेंगे भैया साउथ से हमारे हैं 4। मैं आपसे पूछूं नॉर्थ ईस्ट से कितने हैं? एक्सपर्ट बनना है आपको, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के कितने क्लासिकल डांस है जो नॉर्थ ईस्ट के हैं? वो 2 हैं। जैसे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया था, उड़ीसा को कई बार हम साउथ में गिनते थे, तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में यही पूछ लिया। उसने पूछा था ओडिसी नृत्य भारत के किस भाग में होता है? तो उसके लिए ऑप्शन थे आपका नहीं, साउथ ऑप्शन नहीं दिया था, ऑप्शन था साउथ आपका क्या? साउथ ईस्ट, एक ऑप्शन दिया नॉर्थ, एक दिया नॉर्थ ईस्ट और एक दिया उन्होंने नॉर्थ वेस्ट। तो किस में होता है? तो आप कहेंगे आज के बाद में कि साउथ ईस्ट का सिर्फ एक ही है, और कौन सा है ये आप जान चुके हो। और मैं आपसे पूछूं साथी नॉर्थ में कितने होते हैं? कितने शास्त्रीय नृत्यों का उत्तर भारत से संबंध है? तो नॉर्थ में कितना होगा? सिर्फ एक, कथक। कथक जो शुरू हुआ उसको साथी आप जानते हैं मुगलों ने यूपी में राज्य किया था। मुगल्स कहां पर रहे थे? 1526 से लेकर के 1857 तक, बीच में नहीं रहे। 1500 आपका जब हुमायूं भाग गया 1540 से लेकर के 1556 तक नहीं रहे, बस 16 साल नहीं रहे थे मुगल्स। बाकी तो 1526 से लेकर के 1857 तक रहे। तो मुगलों ने इस कथक को बहुत डेवलप किया। तो ये उनका, मुगलों ने आप जानते हैं राजस्थान के बहुत सारे किलों पर अधिकार कर लिया। तो यहां पर एक डिफरेंट क्वेश्चन और बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है, कहता है कि कथक का संबंध किससे है, और यूपी ऑप्शन में नहीं देता है। तो यूपी के लिए आपको याद रखना होगा, सिर्फ यूपी नहीं, नॉर्थ इंडिया। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर राजस्थान मिल जाता है कई बार, आप राजस्थान को चुनेंगे, यस और नो। बात क्लियर है? बात क्लियर है? सारे दोस्त बताएंगे। मेरे प्यारे साथी, क्या आपको ये बात क्लियर है? बोल दें। अब एक बार क्रम से ऊपर से बोलना शुरू कर दो, कौन सा किस स्टेट से और किस डायरेक्शन में, खुद ही।
बोलना शुरू करेंगे साथी, भाई साहब बोलना शुरू करेंगे, जरा एक बार मेमोराइज करें और सोचिए हमने क्या अभी तक पढ़ा और क्या जाना। भरतनाट्यम साउथ कहां पर? तमिलनाडु में। ओडिसी ओडिशा का हो गया भैया आपका साउथ ईस्ट में, ठीक है, साउथ ईस्ट में हो गया। मणिपुरी नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर में। कुचिपुड़ी आंध्रा साउथ में, ठीक है। कथक कहाँ का है आपका? नॉर्थ का। आप बोलेंगे भैया यूपी मिले या राजस्थान मिले, हम चुन देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे उसको। कथकली कली और अट्टम कहाँ के? केरल के हैं, ठीक है। सत्रिया कहाँ का है दोस्त? असम का है, असम का है। कोई परेशानी? बात क्लियर? आगे चलें बड़े अच्छे से। जी भैया आ जाओ, अब इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, ज़्यादातर क्लासेस में इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलता है। एग्जाम में बड़े अच्छे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में। शुरू करें। अब आप जब कभी भी नाम आए तो आप मुझे बताते रहना ये किस स्टेट का है। भरतनाट्यम किस स्टेट का है भैया? भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर था। सादिर का मतलब होता है आपका वो डांस जो मंदिरों में होता है। तो ये किसको था? डिवोटेड टू टेम्पल्स, यहां लिखा हुआ है, यह मंदिरों को समर्पित है। मंदिरों को समर्पित कैसे? तो प्राचीन समय में क्या होता था, किसी कबीले में एक मंदिर जैसे होता था, तो कबीले में एक लड़की को देखते थे कि ये सुंदर लड़की है, और बहुत सारी जगह पर उस सुंदर लड़की को मंदिरों को समर्पित कर दिया जाता था। सुंदर लड़की भी नहीं होते थे तो किसी ना किसी लड़की को मंदिर को समर्पित कर दिया जाता था। अब वो लड़की क्या करती थी, जैसे ही मंदिर में सुबह होती तो वो सुबह वहां पर नृत्य करती। कहते कि ये जो नृत्य है इसका ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए है, फॉर गॉड एंड गॉडेस, मतलब उनकी हैप्पीनेस के लिए इसको डांस करना होगा। तो प्राचीन समय से परंपरा चली आ रही थी। अंग्रेज तो इस बात को देख करके बड़ा हतप्रभ हो गए, एकदम से बोलते ना कि उनको तो बहुत ऑकवर्ड लगा ये। उन्होंने 1910 में इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि इस पे ये क्या परंपरा है, इसको रोको। लेकिन बाद में नेहरू जी ने इसको फिर से शुरू कर दिया अपने पहले कार्यकाल में, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे देश के पहले, है ना। तो सादिर का मतलब मंदिरों के लिए कौन सा डांस था। तो भैया जब मंदिरों को भेज दी गई तो क्या हो गई, ये दासी हो गई। तो इसी को कहा जाता है दासी अट्टम। तो दासी नाम आए आपसे। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य क्या होता था, सुबह जब देवताओं के लिए ज्योति आपका प्रज्वलित की जाती थी, यानी कि जब आपका, आप जानते ना ज्योति की लौ, जो आप हम लोग दिया जलाते हैं उनकी याद में, ठीक है, भगवान जी को समर्पित, तो वो अग्नि के सामने डांस होता था, इसलिए इसको अग्नि नृत्य भी कहा गया। अब इसके बारे में 2 बुक हैं जिनसे हमको इस बारे में जो हम बात कर रहे हैं मैं आपको बता पा रहा हूं। तो इस सब के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? शिल्पादिकारम। आप इसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब तमिल साहित्य आप पढ़ेंगे तो शिल्पादिकारम एक लव स्टोरी है। इलंगो अदिगल ने इसको लिखा है। इसके राइटर याद कर लो, बड़े इंपॉर्टेंट है, अनेक बार पूछा जाता है। शिल्पादिकारम, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं इलंगो अदिगल, एक तमिल राइटर थे इलंगो अदिगल। याद रखेंगे, क्या बोलोगे? इलंगो अदिगल जो थे वो इसके राइटर थे। दरअसल में एक व्यापारी था, आप जानते होंगे, अक्सर मैं कहानियां सुनाता हूं पुराने छात्रों को, तो आप लोग भी इतिहास में सुनेंगे उस कहानी को जो सर आपको पढ़ाएंगे, कि एक व्यापारी था आपका जो दक्षिण में व्यापार करता था, कोवलन उसका नाम था। और एसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया इस पे। उसकी पत्नी का नाम कन्नगी था। शेख गुटवन ने जिसकी पूजा शुरू करवाई साउथ में, जिसको दक्षिण की पार्वती कहा जाता है, कन्नगी, और उसकी एक प्रेमिका थी माधवी। तो यहां पर कोवलन और उसकी जो पत्नी है माधवी, उसकी प्रेम कहानी में जिक्र आता भरतनाट्यम नृत्य का, कि वो देखने जाता था तमिलनाडु के मंदिरों में उस डांस को। तो उस पुस्तक में इसकी जानकारी मिलती है। किसने लिखा है? इलंगो अदिगल ने। अभिनय दर्पण के राइटर कौन है? इसके राइटर भी याद रखो, नंदिकेश्वर। कौन है? नंदिकेश्वर। नंदिकेश्वर। तो कौन सी पुस्तक है, पूछता है कि भैया अभिनय दर्पण बुक से किस डांस के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो आप कहेंगे भैया किसके बारे में जानकारी मिली? भरतनाट्यम के बारे में। मंदिरों को समर्पित है। शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति होती है इसमें, प्रेजेंटेशन ऑफ द आइडियाज ऑफ शैविज्म। अब ये शैव धर्म क्या होता है? देखो, जो भगवान शिव जी को मानते वाले लोग हैं उनको बोलते हैं हम शैव, और भगवान शिव जी को मानने वाले संतों को क्या कहते हैं, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। अगर आपने कभी सुना हो अलवार, नैनार, आप पढ़ेंगे आगे चल के अभी,
ऐसे ही विष्णु धर्म को मानने वाले लोगों को बोलते हैं वैष्णव, वैष्णव कहते हैं ना। इस नृत्य का जो आरंभ है वो आला रिपु से होता है। जब साथी मैं आपसे किसी बात को इंपॉर्टेंट बोलूं तो मार्क कर लेना, उसको हमेशा मार्क कर लेना, ठीक है। जब मैं बोलूं इन सबसे आते हैं तो वो सारा इंपॉर्टेंट है। बताओ जरा, तो कभी भी किसी डांस का अगर आपको किसी पुस्तक में दिया हुआ है कि वो उसका फर्स्ट स्टेप है, तो पहला स्टेप कौन सा होता है इसका? वो आला रिपु होता है। क्या होता है? आला रिपु। अच्छा, अंत किस पर होता है? अभी हम जानेंगे। अंत इसका तिल्लाना पर होता है। तिल्लाना बहुत बार पूछा जाता, बहुत बार, ठीक है। आला रिपु से शुरुआत होगी। अब मैं आपसे कहूं जरा आंखें बंद करके जो मैंने आपको बताया उसको मेमोराइज करिए, स्कैन टेक्निक। ये आपको मैं रोज नहीं कराऊंगा ना, मतलब इसके बाद भी नहीं कराऊंगा, ये आप ही को करनी है, क्योंकि वो मैं आपको बता चुका। गुरु का काम गाइड करने का है, मेहनत आप लोगों को करनी है बेशुमार। सोचिए जरा, क्या बोला? जैसे हमने भरतनाट्यम, उसको क्या बोल दिया हमने भैया? ये किसको? मंदिरों को समर्पित दासी अट्टम इसको बोलते, सादिर इसको बोलते, अग्नि नृत्य है ये आपका। और हमने क्या बोला? 2 पुस्तकों से इसका जिक्र मिलता है, शिल्पाधिकारम इलंगो अधिगल ने लिखी, और आपका दूसरा क्या? अभिनय दर्पण, जो नंदिकेश्वर ने लिखी, ठीक है। इस नृत्य का जो प्रारंभ होता है भैया वो आला रिपु स्टेप से होता है। ऐसे अगर इमेज बनाओगे तो नहीं भूलोगे। अब बोल दो जी आया मजा, और अब भी मजा ना आए तो फिर बुद्धू बने रहना हमेशा। इसमें 6 भाग शामिल हैं। तो कितने पार्ट होते हैं इसके? भरतनाट्यम के 6 पार्ट होते हैं। आला रिपु मतलब स्टार्टिंग, आह्वान, आह्वान बोलते हैं इनवोकेशन, बुलावा, कि फोकस करो, फोकस, बुलावा। जाति स्वरम, बीच वालों को बेशक याद मत करना, लेकिन एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है जाति स्वरम शब्द का संबंध किससे है? शब्दम वर्णम, जाति स्वरम शब्दम वर्णम, ठीक है। पदम और तिल्लाना, तिल्लाना याद रख लेना, ये लास्ट स्टेप है। तो अंत किस पर होता है? पहला और आखिरी जिस भी डांस में दिया होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आला रिपु से शुरू, तिल्लाना पर खत्म। ओके, कोई दिक्कत? कुछ बच्चे अभी भी पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं बेटा मैं पूरी क्लास देखा करो मेरे भाई बहन, पूरी क्लास देखा करो, तभी आपको चीजें पता होगा। अब बाद में जोड़ोगे, बीच में लाइव कर दोगे तो पीछे क्या बताया उसको सुनिए, शुरुआत से सुनिए, सब कुछ बताया हुआ है। ओके, नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाले भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्य है। तो मैंने तो बता दिया आपको, भरतनाट्यम क्या है? ये सबसे पुराना है। क्या बोलेंगे? जिसको डांस में क्या बोला? भरतनाट्यम इज द फर्स्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया टू टेक द फॉर्म ऑफ ए ड्रामा। ड्रामा का मतलब क्या है? आप देखते होंगे कई बार थिएटर्स में, जैसे मैं केरल गया तो मैंने वहां देखा जाकर के, एक थिएटर में क्या देखा हमने जाकर के, वहां पर आपका कथकली, हमने वहां जाकर के क्या देखा? आपका मोहिनी अट्टम को। तो थिएटर में मतलब लोगों के लिए दिखाया जाने लगा कि भैया टिकट्स लो, आके देखो, आयोजन होने लगा, परफॉर्मेंस। वो सबसे पहले किसकी हुई? तो आप कहेंगे भरतनाट्यम, क्योंकि सबसे पुराना ही वही है, सबसे पुराना वही है। कटका मुख हस्त मुद्रा, इसका नाम इंग्लिश में भी यही रहेगा, कटका मुख हस्त मुद्रा। कटका मुख हस्त मुद्रा, इसमें 3 जो ये उंगलियां होती हैं इनको जोड़ करके ओम बनाया जाता है। किस डांस में होता है? भरतनाट्यम में। नृत्य का अंत थिल्लाना पर होता है, तिलाना। नटुवार जो होता है ये कविता पाठ करता है। अब भाई कोई डांस होगा तो म्यूजिक चाहिए उस टाइम पे या नहीं? आप भी कभी डांस करोगे तो बिना म्यूजिक के कर दोगे क्या? आप कहेंगे नहीं भैया, एक म्यूजिक चाहिए, कुछ शब्द चाहिए। तो वहां पर एक व्यक्ति जो कविता पढ़ रहा होता है, उन पोयम्स को साथी क्या बोलेंगे आपका? उन पोयम्स को वो क्या कर रहा है आपका? रिसाइट बोलते हैं, मतलब पाठ कर रहा होता है उनका। तो जो पोयम्स को रिसाइट करता है उसको क्या बोलते हैं? नट्टुवार। धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। अब ये इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, इसको अभी आगे मैंने एक्सप्लेन किया आपके लिए लिख करके कि इंडिया में 2 ही तरह के म्यूजिक हैं। नॉर्थ इंडिया में तो होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक, और साउथ इंडिया में कौन सा म्यूजिक होता है आप लोग बताएं। तो धुन के लिए तो कर्नाटक कहां का साथी? आपका साउथ का। और भरतनाट्यम भी कहां पर होता है? साउथ में। तो साउथ का म्यूजिक कौन सा हो गया? एसएससी जीडी पिछले साल क्या पूछा? दक्षिण भारत के लिए कौन से संगीत का प्रयोग होता है? तो कौन सा होता? कर्नाटक म्यूजिक होगा। अच्छा, नॉर्थ इंडिया के लिए कौन सा म्यूजिक होता है? मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो जानते हो वो बताएं। और एकल कलाकार द्वारा एक ही जो डांसर होता है वो बहुत सारी परफॉर्मेंस करता है, इसीलिए उसको एकाहार्य बोलते हैं। एकाहार्य,
इंग्लिश में भी एकाहार्य ही बोलेंगे। एकाहार्य, एकाहार्य मतलब एक ही व्यक्ति बहुत सारी चीजों को। अब ये जो आहार्य वर्ड है ना, इसके बहुत सारे मतलब हैं हिंदी में। तो आहार्य कभी कई बार हम ड्रेस को बोलते हैं, वेशभूषा को बोलते हैं, ठीक है, भावों को बोलते हैं, फीलिंग्स को बोलते हैं। तो बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी परफॉर्मेंस एक ही व्यक्ति के द्वारा, इसीलिए उसको बोलते हैं एकाहार्य। सोचो जरा, 4 चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहले किस डांस की परफॉर्मेंस होनी शुरू हुई? भरतनाट्यम की। कटका हस्त मुद्रा में कितनी उंगलियों को जोड़ा जाएगा? अगर आपने फोकस किया तो बता पाएंगे। कितनी उंगलियां जुड़ती हैं जरा बताओ। ओम की आकृति बनेगी। तिल्लाना पर इसका अंत हो जाएगा साथी, तिल्लाना पर इसका क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा, ठीक है, तिल्लाना पर इसका अंत होगा। और म्यूजिक कौन सा होगा? साउथ का होगा। भरतनाट्यम नृत्य की 3 शैली हैं, 3 स्टाइल हैं। एक तो कला क्षेत्र स्टाइल है, ये कल की क्लास में हम जानेंगे जब हम व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। कला क्षेत्र फाउंडेशन किसने बनाया था? वजुवुर है, वजुवुर, वजुवुर है, वुर वुर, वजुवुर। वजुवुर शैली किसने डेवलप की? और कलामंडलम, तो कलामंडलम शैली। तो इन 3 नामों को आप देखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी स्टाइल है जो भरतनाट्यम से रिलेटेड नहीं है? तो इन 3 नाम को देगा और चौथा कोई भी नाम आपको देता है तो आप समझ जाएंगे कि भैया हमने 3 पढ़ी थी। कौन कौन सी? कलामंडलम शैली किसकी है? भरतनाट्यम की है। दूसरा किसको जानेंगे आप बोलो फटाफट से? वजुवुर शैली हम जान जाएंगे। और तीसरा कला क्षेत्र हम जान जाएंगे। कला क्षेत्र। भारतीय जो संगीत होता है वो 2 तरह का होता है, जो मैंने पूछा दक्षिण भारत में कौन सा होगा? कर्नाटक म्यूजिक। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं जनरल सेंस, आप इस बात को जान गए, कुचिपुड़ी में कौन सा म्यूजिक होगा? इनमें से बताना। कुचिपुड़ी में कौन सा म्यूजिक होगा? हिंदुस्तानी होगा कि कर्नाटक होगा? अभी मैंने आपको बताया था कुचिपुड़ी कहां का है। अब आपको थोड़ा सा सोचना होगा। आप कहेंगे भैया कुचिपुड़ी साउथ का है, आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है, तो यानी कि उसमें कर्नाटक म्यूजिक का प्रयोग होगा। KN बोला करो, KN कर्नाटक। इस नृत्य में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? वाद्य यंत्र आपके घर पे देखी होगी ना आपने, ढोलक, डम डम डम, डमरू, सपेरे की बीन, ये सब क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। गिटार, सितार, तबला। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें मृदंगम, ये हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जानेंगे। वीणा कैसी होती है उसका फोटो भी हम वहां पर देखेंगे। बांसुरी हो गई आपका आदि। भरतनाट्यम पर ये मैंने आपको बताया ब्रिटिश सरकार ने 1910 में प्रतिबंध लगाया। भरतनाट्यम के जो चित्र हैं वो चिदम्बरम मंदिर, क्योंकि ये तमिलनाडु में होता है और चिदम्बरम मंदिर भी कहां पर है? तमिलनाडु में। के गोपुरम, गोपुरम अभी शायद आप नहीं जानते होंगे। मंदिर स्ट्रक्चर, जब मैं मंदिरों को पढ़ाऊंगा तो उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा। मंदिरों में क्या आपका विमानन क्या होता है, सामने वाले शिखर को क्या कहते हैं, गर्भगृह क्या होता है जहां पे भगवान जी रखे जाते हैं, ऐसे ही हम जानेंगे मंदिर स्ट्रक्चर को। अभी गोपुरम को जान लीजिए कहां पर होता है? गोपुरम में। कोई दिक्कत? बोलो, एक विशेष जानकारी भरतनाट्यम की आप लोगों को हुई या नहीं हुई? जो साथी पहली बार पढ़ रहे हैं जरूर बताएं कि भैया भरतनाट्यम के बारे में हमने एक विशेष बात जान ली, इसके अलावा कुछ विशेष नहीं है। ओडिसी की बात करते, बताओ ओडिसी कहां का है? गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का फादर कहा जाता है। आप कहेंगे भैया क्या ऐसे फादर आपका भरतनाट्यम के नहीं? तो नहीं, वो बहुत प्राचीन है, उसके बारे में पुस्तकों में मिला कि ये पहले कभी होता आया था, बस परंपरा है, फादर किसी को नहीं कहते। तो क्या कहेंगे? गुरु पंकज चरण दास, ठीक है। क्या बोलेंगे? आपका गुरु के चरणों में जो दास की तरह रहता है वो उड़ान भरता है, उड़ान, ठीक है। तो उड़ान से याद रख लेना, उड़ेगा कौन? जो गुरु जी के चरणों में एक दास की तरह रहता है, मतलब जो फॉलो करता है, उनके ये गाइडेंस है, इसको मुझे फॉलो करना, उस स्टूडेंट की उड़ान तय होती है। भगवान कृष्ण से संबंध है, भगवान कृष्ण से। अब मुझे आप बताते रहे भरतनाट्यम का संबंध किससे था, किस धर्म से था? भरतनाट्यम का किससे बताया था? तो आप कहेंगे किससे? शैव धर्म से। यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। पूजा यात्रा, भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है एक, हम फेस्टिवल्स में जानेंगे कि भगवान जगन्नाथ की, उनकी बहन सुभद्रा के लिए, उनके भाई बलभद्र के लिए उड़ीसा में एक रथ यात्रा निकलती है। ये फेस्टिवल्स में जो चीज जहां जानने की है, ठीक है। तो जगन्नाथ पूजा कहां पर होती है? आपका उड़ीसा में, तो इससे संबंध है इसका। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। फोटो आपके सामने लगा हुआ है, त्रिभंग मुद्रा क्या होती है।
क्या बोलेंगे? एक जयंतिका थे, उन्होंने बताया नहीं, त्रिभंग मुद्रा के अलावा इसके 5 भाग भी होते हैं। और वो 5 भाग कौन से बताए? ओडिसी के, ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया शुरुआत और अंत। देखना जरा ध्यान से, इसको ओरिली भी कहा जाता है। तो ओडिसी और ओरिली याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। ओरिली और ओडिसी, ओ से एक ही नाम है, प्राचीन नाम है इसका, एंशिएंट नेम है। इसका जो पहला स्टेप है वो मंगलाचरण है, और जो लास्ट स्टेप्स है यानी एंड्स विद मोक्षा। अब भरतनाट्यम में क्या बताया था? भरतनाट्यम की जो शुरुआत होती थी, तो ऐसे रिलेट करना, याद करने का सबसे अच्छा तरीका, अच्छा भरतनाट्यम की शुरुआत किससे होती थी? अलारिपू से। उसका अंत किस पर होता था? तिल्लाना पर। ऐसे ही ओडिसी की शुरुआत मंगलाचरण से और इसका अंत मोक्ष पर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब बात है कि मंगलाचरण स्टेप में क्या होता है। मंगलाचरण पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किए जाते हैं। शुरुआत में आके डांस शुरू किया जाएगा तो पुष्प अर्पित किए जाते हैं, मतलब कि आपका डिवोट किए जाते हैं। और मोक्ष क्या होता है? यहां पर थारिजम डांस होता है। पखावज अक्षरों का प्रयोग इस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। पखावज मतलब ताल, एक ढोलक के जैसा होता है पखावज, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके अक्षरों का प्रयोग मतलब ताल देके इसका अंत होता है। इस नृत्य के जो हमको साथी साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, वो मिलते हैं उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं से। हम गुफाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। गुफाओं के बारे में चर्चा दरअसल में सिलेबस में तो नहीं हो पाती, हम प्रैक्टिस सेशंस में कई बार करते हैं। तो गुफाओं से भी क्वेश्चन आता, बुर्रा गुफाएं कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। बाघ गुफाएं कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में है। सुनिए गुफाएं, अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा कहां पर है? संभाजी नगर में, महाराष्ट्र में। ऐसे ही अब आपसे कभी मैं फ्यूचर में क्वेश्चन पूछूंगा, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहां पर हैं? बोलो भाई, तो आप क्या कहेंगे? ओडिशा में। बच्चे क्लास में देखो, इसके अलावा अन्य कमेंट्स नहीं जी, प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको इग्नोर करूं। आप हमेशा एक अच्छे छात्र की तरह पूरी कक्षा देखिए, पूरी क्लास देखा करो, सब कुछ बताया जाता है। कुछ नहीं बताया जाता है तो उसके लिए धैर्य करो कि शायद आगे बताया जाएगा। क्लास में सिर्फ फोकस आपका कंटेंट पर होना चाहिए, नहीं तो आप भटक जाओगे। और मैं कहता हूं एक दिन ऐसा आएगा आप अपनी असफलता पर रोएंगे, और दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपकी असफलता का साथी बन पाए, जो समझ भी पाए आपके इमोशंस को। किनारे पर, दशमलव अंकों पर रह जाते हैं बच्चे। और इसीलिए आपकी सफलता के सब साथी बने, उसके लिए फोकस की जरूरत है। कोई दिक्कत? मुख्यतः महरियों द्वारा यह डांस किया जाता है। तो महरी किस डांस को करते हैं? महरी मतलब उड़ीसा का समुदाय है। क्या है ये? जैसे आप जानते होंगे, जिनको हम अबोरिजिनल्स बोलते हैं, आदिवासी कहते हैं, कई बार हम उनको जनजाति के नाम से जानते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं जरा एक क्वेश्चन, लेपचा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? क्योंकि डांस में हमारा प्रयोग होगा, पूछ लेता कई बार तो एग्जाम से, कौन सा डांस है जो लेपचा जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो आपको स्टेट का रिलेशन पता होना चाहिए। ज्योग्राफी में आप इनको पढ़ते होंगे, जरा बताना लेपचा कहाँ की है। तो जिन बच्चों का सिक्किम आंसर आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, खंडगिरी गुफाओं से। तो क्या बोला बताएंगे जरा फटाफट से भैया? ओरिली नृत्य इसको कहते हैं। शुरुआत किससे होगी? मंगलाचरण से। अंत किस पर होगा? मोक्ष पर इसका अंत हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जानकारी कौन सी गुफाओं से मिलती है? तो कुछ कुछ चीजें याद रखेंगे, कुछ कुछ पढ़ते रहेंगे। उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं से मिलती है। ठीक है, आते हैं। नृत्यांगनाएं शरीर से एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाती हैं, और उस ज्योमेट्रिकल पैटर्न को बोलते हैं सचल आइडल, सचल मूर्ति कहते हैं। तो सचल मूर्ति का संबंध किस डांस से है? ओडिसी से है। किससे है? ओडिसी से। यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। वाटर एलिमेंट को कौन सा डांस दिखाता है? अब देखो दो बातें आएंगी। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कुचिपुड़ी तो वहां पर आएगा जल चित्रम, लेकिन वहां पर जल चित्रम आपका सिंबलाइज नहीं करता, प्रतीक नहीं है वहां पर सिर्फ एक शब्द है। उसके लिए मैं बताऊंगा कि वो पीतल की तस्तरी में किया जाता है, इसीलिए कहते हैं उसको पानी रख के। जल तत्व, अब यहां पर जो जल तत्व है इसका अर्थ अलग है। जैसे हमारी बॉडी है, तो आप बोलते होंगे ना पंच तत्व, तो पंच तत्वों में एक अग्नि भी आती है आपका। ऐसे ही पंच तत्वों में क्या है? वायु भी है। ऐसे ही जो आपका 5 एलिमेंट्स हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, उनमें से एक जल है। तो ओडिसी नृत्य उस जल तत्व को समर्पित है, उसके लिए प्रतीक है।
इसमें प्रयोग जो वाद्य यंत्र होते हैं मंजीरा, पखावज, ढोल और सितार आदि का प्रयोग होता है। कभी पूछे नहीं जाते, जो पूछा जाएगा उसको मैं बता दूंगा, महत्वपूर्ण है। मणिपुरी बताइए कहां पर है। अब ये वैष्णव को है, जैसे अभी मैंने बताया ओडिसी भगवान कृष्ण को संबंधित था, ये वैष्णव संप्रदाय से है। इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी का जो बचपन था, चाइल्डहुड ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा आर सोन, उनके बचपन की जो कहानियां थी, कैसे वो माखन चुराते थे, कैसे माँ यशोदा से कहते थे माँ मैंने माखन नहीं चुराया, इस तरह की स्टोरीज को दिखाया जाता है। सुदामा, ठीक है, उनके बचपन के साथी कैसे वो बगीचे में खेलते थे, कैसे वासुकी नाग को उन्होंने आपका उसके ऊपर पहुंच गए थे वो बॉल को ढूंढते हुए। ठीक है, 3 इसकी शैली है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मणिपुरी से एकमात्र क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, लाई हरोबा का संबंध किससे है, मणिपुर से। भाई मणिपुरी मणिपुर का है। संकीर्तन और रासलीला, इसमें क्या है भाई, रासलीला का संबंध किससे, भगवान श्री कृष्ण जी से, उनकी प्रेमिका थी राधा, तो राधा और कृष्ण थीम पर ये आधारित है, इसीलिए इसको बोलते हैं रासलीला, क्योंकि ये वैष्णव। अब आप कहेंगे भैया यहां तो विष्णु जी की बात आ गई थी। दरअसल में क्या, देखो वैष्णव से मतलब क्या है, भगवान विष्णु के कितने अवतार हुए हैं, तो भगवान विष्णु जी के साथ ही आप कहेंगे भैया 10 अवतार हुए हैं, उन्हीं आपका 10 अवतारों में से जो 10 इनकारनेशन है, उन्हीं में से एक भगवान श्री कृष्ण है या नहीं है। तो जो वैष्णव संप्रदाय है वो उनके 10 के 10 अवतारों को मानता है, तो उसमें सबसे प्रमुख वो भगवान कृष्ण जी की लीलाओं को देखते हैं। ओके, मणिपुरी नृत्य रासलीला को पहली बार 1779 में निंगथो चिंगथांग खोबा ने शुरू किया था। भैया मणिपुर के नाम ऐसे ही मिलेंगे, मैं राहुल नाम नहीं लिख सकता हूं, इसको आसान करने के लिए कभी सोचो भैया ये नाम राहुल होता, इसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, निंगथो चिंगथांग खोम्बा। ये मणिपुरी नृत्य की रासलीला यानी कि जो परफॉर्मेंस पहली बार हुई तो वो किसने की, 1779 में। ईयर भी याद रखना है, 1779 में। एक नाम याद रख लो ना, निंगथो, बस इससे ज्यादा नहीं, निंगथो। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने तो लिख दिया भैया 10वां अवतार कल की आने वाला अवतार है। जी भाई साहब, सब खत्म कर देगा वो आकर के, जितनी बुराइयां इस प्रकृति में बढ़ती जा रही हैं एक दिन सब खत्म होना है, दी एंड हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी, ये किसके लिए खुली, मणिपुरी नृत्य अकादमी साथी, ये 1954 की है, संगीत नाटक अकादमी ने इसको खोला था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है जवाहरलाल नेहरू, अभी सीजीएल प्रीलिम्स हुआ है आपका, उस सीजीएल प्रीलिम्स में भी ये पूछा गया है। तो ये कहां पर है, मणिपुर के इम्फाल में है, मणिपुर के इम्फाल में है। ठीक है, मणिपुर के, मुझे इसलिए ध्यान है क्योंकि पहली ही शिफ्ट का जब एनालिसिस हो रहा था तब बच्चों ने क्वेश्चन भेजा था। ठीक है, इसमें पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पेना वाद्य यंत्र कहां पर, आपका मणिपुर में। इसमें नट गायन यानी जो गाने को गाता है, ठीक है, नृत्य यानी कि डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाला, प्ले करने वाला, गाना गाना एक ही व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं और उसको बोलते हैं पंग चोलोम। इसको कई बार पुंग भी लिखा मिलेगा तो परेशान नहीं होना है, आपको ध्यान देना है। चोलोम जो हो गया ये आपका साथी क्या होता है, ये आपका मेल साइड होता है, मर्दाना पहलू होता है। तो पूछा जाता है आपका मणिपुरी नृत्य का मर्दाना पहलू किसको कहा जाता है, मर्दाना पहलू, मर्दाना पहलू। ठीक है, जागोई और चोलोम, तो ये क्या हो गया आपका, इसका फीमेल साइड हो गया। फीमेल साइड मतलब महिलाओं के द्वारा जो परफॉर्मेंस हो, और मेल द्वारा जो पार्टिसिपेशन है उसको बोलते हैं हम क्या, चोलोम, पुरुषों द्वारा। मणिपुरी नृत्य के 2 भाग हैं। तो क्या सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया, चोलोम वर्ड कभी नहीं भूलना है। एक तो मणिपुरी में लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला, उसकी 3 स्टाइल हैं, शैली हैं। पार्ट में आएगा आपका पुंग चोलोम, क्या बोलोगे, और जो एक ही व्यक्ति सारे परफॉर्मेंस करे, मतलब गाना भी खुद ही गाए, सारे गाम आपका म्यूजिक भी दे दे धन तड़क धन धन, और साथ में आपका मतलब नृत्य भी करे, गाना भी गाए, और साथ में क्या बोलेगा आपका डांस भी खुद ही कर दे। मैं डांस करके नहीं दिखाऊंगा तुमको, तो क्या बोलेंगे भैया ये हमारा कौन करता है, पुंग चोलोम बोलते हैं इसको, पुंग चोलोम। कितनी साथी इसमें आपका बोलेंगे, कितनी ताल होती हैं, 64 साथी इसमें आपका तालों का प्रयोग होता है। ठीक है, ताल नहीं, लॉक्स नहीं, स्टेप्स, 64 स्टेप्स आर यूज्ड इन दिस।
नागबंध मुद्रा का संबंध किससे है? बोलेंगे जी मणिपुरी से है। इसमें क्या होता है? शरीर को 8 तरह से वक्र, वक्र समझ रहे हो? कर्व, कर्व, जैसे मैं एक जगह से मुड़ गया, ऐसे ही बॉडी को 8 जगह से मोड़ दिया जाए तो 8 कर्व्स, जिसको नागबंध मुद्रा कहते हैं। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा? नागबंध मुद्रा का संबंध किस आपका क्लासिकल डांस से है? किस क्लासिकल डांस से? तो मणिपुरी से। इसमें कलाकार एक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं जिसे योटियाई कहा जाता है। तो पूछेगा योटियाई का संबंध किससे है? मणिपुरी से है। योटियाई, मणिपुर। इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधी आंख नहीं मिलाता है। वह कौन सा क्लासिकल डांस है जिसमें व्यक्ति सीधी आंख नहीं मिलाता है? बोलेंगे भाई फटाफट से। कह रहे हैं सर जी इस क्लास की भी फीस लगेगी। बेटा 3 दिन होगी, 3 दिन के बाद मैंने डेमो के लिए प्रॉमिस किया था ना आपसे, और जितने भी साथी हैं उन सबको मैंने पहले ही बताया था। मैं बहुत टाइम पहले अनाउंस कर चुका हूं, 1 दिसंबर से अपना जीएस फाउंडेशन होगा RWSSC चैनल पर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं देना, कंप्लीट जीएस होगी। 8 महीने 6 महीने जो भी लगेंगे उसमें, ठीक है? मतलब ज़्यादा ही टाइम लगेगा, 8-10 महीने तो मान के चलना। तो ये तो मुझे इधर आके आपका, क्योंकि जब जहाँ बच्चों की जो डिमांड होगी उस तरह से उस बैच में आके पढ़ाना पड़ता है ना? कोई दिक्कत? ये कल शुरू करेंगे कुचिपुड़ी। आज हमारा बहुत सारा डिस्कशन हुआ, क्योंकि सबसे पहले साथी ये जरूरी है कि हम जिस चीज़ को तैयार करने जा रहे हैं उसको लेकर के हमारी तैयारी कैसी है, क्या हमको तैयार करना है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, नोट्स कैसे बनाए, ये सब मैंने क्लास की शुरुआत में आपको बताया। उम्मीद करूंगा कोई अच्छे बच्चे को कोई डाउट नहीं रहा होगा। उस वजह से हमारे लगभग 15-20 मिनट उसमें गए, नहीं तो हम आज इस टॉपिक को खत्म कर लेते। कोई नियम क्रम से चलते रहेंगे, ऐसा कोई बाउंडेशन थोड़ी है कि एक जो टॉपिक आए वो एक ही क्लास में खत्म करना है। कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है ना? बाकी इसको और साथ में इसका जो आपका शास्त्रीय नृत्य कलाकार होगा उसको कल करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? तो बच्चा एक प्रॉमिस करके जाना, हमेशा अच्छा रिवीजन आप करेंगे, हमेशा अच्छा रिवीजन करेंगे, ठीक है? एक अच्छा रिवीजन करते रहेंगे तो बड़ा मजा आएगा और आप देखोगे चीजें धीरे 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 एकदम अच्छी होती जाएंगी। रोज रोज के जो आपके एफर्ट्स हैं वो आपको अच्छा बनाएंगे। तो बस यही है। प्रणाम आप सभी को, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू।